गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 7th क्लास जिसमें हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे थे, उस दिन हमने एक टॉपिक रीड कर लिया था और उसमें हमने ये जाना कि जो बदलाव होता है इतिहास के अंदर वो किस तरह से होता है। हमने एक नक्शे के अंदर भी बदलाव देखा कि जो नक्शा है, जो मानचित्र है, उसमें कैसे बदलाव आया है। और फिर हमने भाषा और शब्दों के अर्थ में भी जो बदलाव होता है वो भी इसमें पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इतिहासकार और उनके स्रोत कि जो इतिहासकार होते हैं, जो इतिहास लिखते हैं, जो इतिहासकार बातें हमारे सामने, जानकारियाँ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो कहाँ से लेकर आते हैं, उनके स्रोत क्या होते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, मतलब वो कौन से युग का किस समय का अध्ययन करना चाहते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब किस तरह की खोज करना चाहते हैं। वो समाज और सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं, वो संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, वो लोगों के रहन सहन के बारे में जानना चाहते हैं, या वो राजाओं के बारे में जानना चाहते हैं। वो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं उनके। इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। अब देखो, जैसा टॉपिक होगा, जैसी उनकी प्रकृति होगी खोज की, वैसा ही उनका स्रोत लेना पड़ेगा। ऐसे मतलब रिसोर्स हम कह सकते हैं, जिससे उनको ये सारी जानकारी मिल सकती है। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। ये 6th में पढ़ा था ना हमने। इस पुस्तक में हम मोटे तौर से 700 से लेकर 750 ईस्वी, लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 1000 का जो टाइम पीरियड है ना, उसके बारे में हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे, जो हमारी 7th की हिस्ट्री है। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में से वैसी ही चली आ रही हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी ही होंगी जो हर्षवर्धन और गुप्त वंश के समय में हमने पढ़ी थी ना, उन्हीं चीज़ों का, उसी तरह की चीज़ों का प्रयोग किया गया है इस टाइम पीरियड में भी। और इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य मतलब जो भवन निर्माण कला है, स्थापना की कला है, तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। मीन्स पहले भी तो ऐसे ही था। पहले भी इतिहासकार क्या करते थे, जो शिलालेख हैं, मतलब चट्टानों पर जो लिखाया गया है, जो स्थापनाएं की गई हैं भवन वगैरह की, और जो सिक्के वगैरह जो लिखे गए हैं, पांडुलिपियाँ वगैरह जो भी, उनसे जानकारी हासिल करते थे, और ये भी उन्हीं से कर रहे हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न है, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब कुछ बातें ऐसी भी जो अलग भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। मतलब जो प्रामाणिक लिखित सामग्री है, जिससे हमें प्रमाण मिलता है किसी चीज़ का, एक ठोस सबूत मिलता है कि ये काम हुआ है, उसकी जो संख्या है ना सामग्री की, वो अब थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। उसमें विविधता आ गई है। विविधता मतलब उसमें अलग अलग कई तरह के वो टाइप्स हो गए हैं। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं को दूसरी प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। मतलब इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरी प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। अब देखो, उनको लिखित सामग्री ज़्यादा अच्छे से तैयार होने लगी ना, उनके पास आने लगी, तो इसकी वजह से वो दूसरी चीज़ों का यूज़ क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया। अब देखो, कोई चीज़ सस्ती कैसे होगी, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाएगी। जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होगी वो हमेशा सस्ती होती है। अब देखो, आप एक छोटी सी बात सोच के देखो, मैंगो आए हुए हैं। जब मैंगो स्टार्टिंग में आए थे तब 100 रुपीज़ किलो मिलते थे, 100 रुपये के 1 किलो मिलते थे। लेकिन आज उन्हीं 100 रुपीज़ में 4 किलो आम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब मार्केट में पूरी मार्केट भरी पड़ी है आमों से। और अब तो चलो सीज़न देखो धीरे धीरे कम ही हो रहे हैं। अब तो अपने लास्ट टाइम में ये है मैंगो वगैरह जो है, आम का फ्रूट जो फल है। लेकिन अब देखो कितना सस्ता हो गया। क्यों? क्योंकि ये भारी मात्रा में मार्केट के अंदर उपलब्ध है। तो ऐसा ही किसके साथ था, कागज़ के साथ। तो इस समय में जो ये हम समय पढ़ेंगे, इसके अंदर कागज़ सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। और जो चीज़ सस्ती होगी तो बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होगी, लोगों को अच्छे से मिलने लग रही है। फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, मतलब जो शासक थे उनके बारे में जो जानकारियाँ थी, संतों के लेखन और उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। तो बहुत अच्छी चीज़ मिल गई ना लोगों को। टैक्स वगैरह है, जो भी लिखा पढ़ी करनी है, हर तरह की चीज़ें इसमें सेव हो सकती थी। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर
पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। ये सभी क्या करते थे? पांडुलिपियाँ इकट्ठी करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। अभिलेखागार क्या होता है ये मैं अभी आपको इसके साथ ही एक वर्ड, इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट एक तरह से दिया हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, अगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। लेकिन देखो, इनसे जानकारी तो बहुत अच्छी मिलती है जो ये पांडुलिपियाँ तैयार की गई, क्योंकि पांडुलिपियाँ क्यों हैं? ये हस्तलिखित है, हाथों से लिखी गई हैं। लेकिन जानकारी तो काफ़ी ज़्यादा है इनके अंदर, लेकिन उनका उपयोग करना भी थोड़ा सा क्या है, कठिन काम है। तो वो भी देखेंगे क्यों है। उससे पहले देखते हैं अभिलेखागार। अभिलेखागार क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। संग्रहित मतलब इकट्ठा करके रखा जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं। मतलब राज्य सरकार है या राष्ट्रीय सरकार है, ये इन सभी ने अपने अभिलेखागार बनवा लिए, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। देखो, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है, चाहे प्राइवेट ऑफिस भी हो बेटा, उन सभी में अभिलेखागार होता है, वहाँ अपना सारा वो रिकॉर्ड रखते हैं। अब मुश्किल क्यों था इनका उपयोग करना? वो इस तरह से, उन दिनों में छापे खाने तो होते नहीं थे। मतलब छापे खाने मतलब देखो, ये बुक है, अब ये बुक लिखी नहीं गई, ये प्रिंट की गई है, मशीन के द्वारा प्रिंट की गई है। तो पहले ऐसी चीज़ें प्रिंट नहीं होती थी, तो कागज़ पर क्या करना पड़ता था? लिखना पड़ता था। इसलिए लिपिक किसको बोलते हैं? क्लर्क को बोलते हैं, या नकल नवीश। नकल नवीश कौन होता है? देखो, एक तो होता है लिखने वाला। देखो, नकल नवीश क्या करने वाला? मतलब उनकी नकल करके लिखना, उसको लिखने वाला। ठीक है, हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति, नकल या डुप्लीकेट बनाते थे। मान लो अब ये पेज है, ये मान लो किसी ने एक राइट कर दिया, अभी हम क्या करेंगे? ये पेज है, आपको इसकी एक और कॉपी चाहिए, तो एक और कॉपी करने के लिए क्या करोगे? आप इसको फोटो कॉपी करवा लोगे, इसका नया प्रिंट ले लोगे। लेकिन पहले क्या करना होता था? अगर आपको ये पेज यो का यो ये पेज चाहिए ना, तो आपको इसकी नकल उतरवानी पड़ेगी। नकल मतलब ये लिखना पड़ेगा। अब आप नकल के लिए क्या करते हो? फोटोस्टेट करवा लेते हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, छापे खाने की मशीनें नहीं होती थी, फोटोस्टेट की कोई मशीन नहीं होती थी। तो इस वजह से थोड़ा ये मुश्किल काम था कि जो नकल वगैरह है पांडुलिपियों की, उनको उतारना। मतलब आज कोई पांडुलिपि लिख दी, तो अगर कोई उसकी नकल करना चाहता है कि ये तो ख़राब होने लगी, इसको हम नया बना देते हैं, तो वो बहुत ही टेढ़ा काम होता था, क्योंकि हाथों से लिखनी पड़ रही है दोबारा। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, तो आप जानते होंगे यह काम आसान नहीं है। और ये इसको आप बड़े अच्छे से समझ सकते हो। जब आप होमवर्क नहीं करके आते, तो सुबह सुबह जब क्लासरूम में आते हो, पता चलता है अरे सर ने तो होमवर्क दिया था, मैम तो आज होमवर्क चेक करेगी और मैंने तो किया नहीं। तब हम क्या करते हैं? तब हम अपने फ्रेंड की नोटबुक निकालते हैं, उसे कहते हैं भाई नोटबुक दे, अभी होमवर्क करेंगे। तो देखो, उसको उतारने में आपको कितना कष्ट होता है। तब आपके मन में आता है काश मैं इसकी फ़ोटोकॉपी कर लेता, तो फटाफट काम हो जाता। तो वैसी ही मुसीबतें दिखते हैं इनके साथ है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, ये भी समस्या है। अगर आपके फ्रेंड की राइटिंग अच्छी नहीं है, तो वो भी समझने में समस्या। और ऐसा ही इनके साथ होता था। जो नकल नवीश होते थे, नकल लिखने वाले होते थे, इनको भी कई बार उनकी दूसरों की लिखाई समझ नहीं आती थी। आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता है। और फिर देखो, कई बार हम क्या करते हैं, जब किसी की आप में से आपके साथ ये बहुत बार होता है, आप जब किसी दूसरे की नोटबुक लेकर अपनी नोटबुक कंप्लीट करते हो, तो कई बार आप क्या करते हो? उसमें मिस्टेक कर देते हो। क्योंकि अगर उस फ्रेंड ने मिस्टेक कर रखी है, मान लो कोई वर्ड गलत लिखा हुआ, जैसे यहाँ से ये मजबूर है, अगर इसने इस मजबूर की जगह मजबूत लिखा हुआ ना, तो आप भी क्या कर लोगे? मजबूत करोगे। तो ये क्या हो गया? मिस्टेक होगी ना। तो ऐसे मतलब गलतियाँ हो जाती हैं। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए, मतलब जो आपका लिखा हुआ है और जो मित्र का लिखा हुआ है, उनमें लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। देखो, अंतर तो छोटे मोटे होते हैं, अब दोनों में क्या जाएगा? फ़र्क कि आपने किया तो देख के ही है। तो कई बार देखो, आप जब मिस्टेक निकलती है, तो टीचर पूछता है किसकी नोटबुक लेके लिखा है, ये किसकी नोटबुक देखी थी? तो आप कहोगे सर उसकी नोटबुक ली थी। फिर हम टीचर मंगवाती भी है कई बार कि लेकर आओ उसकी नोटबुक, देखते हैं उसकी मिस्टेक है, लेकिन उसकी मिस्टेक्स नहीं होती और आपकी होती है। तो उसके पीछे कारण यही हो जाते हैं। तो ऐसे दोनों में अंतर आ जाता है। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता था। तो पांडुलिपियों की जो कॉपी बनाई जाती थी, प्रतिलिपि बनाई जाती थी, फोटो की जाती कॉपी जो बनाई जाती थी, वो इसी तरह उसमें भी यही समस्याएं थी। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। अब जो वो अपनी प्रतिलिपियां बनाते थे और उसकी कॉपी बनाते थे, तो क्या होता था? बहुत सारे उसमें फेरबदल हो जाते थे। जो लिपिक होते थे, जो क्लर्क होते थे लिखने वाले,
कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, तो कहीं पर कोई शब्द में अंतर आ जाता था, कहीं पर वाक्य में अंतर आ जाता था। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती गई। अब देखो सदियाँ, मतलब अगर एक बुक लिख दी गई किसी ने, अब लग रहा है कि ये तो बहुत पुरानी हो रही है, तो उसकी कॉपी करवा दी जाती थी, तो उसमें क्या हो जाता था, बहुत सारा बदलाव आता है। एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से ही अलग हो गई। जो मतलब मूल ग्रंथ था ना, मतलब जो ओरिजिनल कॉपी थी और जो अब उसकी इतनी सारी कॉपियाँ तैयार होगी, उनमें क्या मिलता था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता था। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, राइट कर करके कर रहे हैं। अब देखो इसकी फ़ोटो कॉपी करवा लो, आप फ़ोटो कॉपी चाहे 1000 करवा लो, सेम रहेगा, किसी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन आप इसको लिखने बैठ जाओ, बहुत सारी गलतियाँ हो जाएगी, और उसी गलती वाले पेज को किसी और को दे दो, उसमें और गलतियाँ निकल जाएंगी, तो ऐसे बहुत सारा अंतर आ जाता है। और यही अंतर एक समस्या उत्पन्न कर रहा था। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। तो मतलब उन लेखकों की जो ओरिजिनल कॉपी है ना, ओरिजिनल पांडुलिपि है, हाथों से लिखी होती, वो हमें मुश्किल ही मिलेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है उनको मिलना, क्योंकि पेपर थे, वो पेज थे। हमें बाद की लिपि को दोबारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। तो उसके बाद जो इनकी कॉपी तैयार की गई थी, उसी पर डिपेंड है हम, और उसमें चाहे कुछ गलत लिखा हो चाहे सही लिखा हो, हमें वही मानना पड़ रहा है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। अब वो क्या करते हैं फिर बेचारे, उसकी जितनी भी कॉपी होती है ना, सेम उन सभी का अध्ययन करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जब सभी का अध्ययन कर लेंगे तब हमारे समझ में आ जाएगी क्या बात हो सकती है। ठीक है, आगे कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। मान लो आपने कोई किताब लिख दी, लेकिन आप उसके बहुत सारे प्रिंट बेच दिए आपने, लेकिन थोड़े दिनों बाद लगा कि मैं इसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, उसको संशोधन कहते हैं। जैसे आपकी किताब है अभी ये आपकी बुक है, इसमें क्या हो सकता है, जैसे अगर जब बुक पुरानी हो जाती है, जैसे मैं आपको इसका कंटेंट दिखाता हूँ, देखो इसमें बस सॉरी लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जैसे कई और बुक्स होती हैं उनमें लिखा होता है कि ये बुक कब छपी थी। देखो ये रहा, शायद यहाँ से यही वाला हो इसका। ये बुक जो प्रिंट है ये 2009 के अंदर इसका प्रिंट आया था सबसे पहले, और 2009 में इसका जो प्रिंट है मतलब वो, और इसकी इतनी कॉपियाँ छापी गई थी। ठीक है, ये मूल संस्करण के बारे में कि जो ओरिजिनल कॉपी है, या मैं आपको कोई और बुक दिखा देता हूँ, उससे आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। ये देखिए, ये है एक मेरे पास, ये 6th की है, जैसे आपकी हिस्ट्री की बुक थी जो लास्ट ईयर, वो इसमें देखो। अब प्रथम संस्करण का मतलब जो है ओरिजिनल जो पहली बार बनाया गया था वो 2006 में बनाया गया था। उसके बाद इसमें क्या हुए, इसमें संशोधन हुए, मतलब इसको दोबारा बनाया गया, पुनर्मुद्रण, उसका पुनर्मुद्रण किया गया। अब आप क्या देख रहे हो कि पुनर्मुद्रण किया गया 2007 और बीच में 9, मतलब इसके बीच में गैप आ गया, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब 2009 में छपी होगी ना, तो इसके अंदर संशोधन भी किया होगा, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव करना, ठीक है, कुछ ऐड करना, कुछ रिमूव करना, ऐसे। अब जो ये मेरे पास जैसे बुक है, ये नवंबर 2013 का प्रिंट है, तो इसका मतलब आज जो है 2020 चला हुआ है, लेकिन अब जो नई बुक आई हुई है 2019 के अकॉर्डिंग, उसमें जो 6th की हिस्ट्री है उसमें काफ़ी चेंज कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है, जो चेंज किए गए हैं वो क्या है, संशोधन है। किताब वही है, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया। तो ये होता है बेटा संशोधन करना, मतलब किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ है उसमें संशोधन। पुस्तक है, जैसे हमारे कानून होते हैं, सरकार कई बार कानून बनाती है, लेकिन कई बार क्या करती है, पुराने कानून में संशोधन कर देती है। उस संशोधन करने का मतलब क्या होता है कि उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ों को हटा देना या कुछ चीज़ों को ऐड कर देना, और बिल्कुल उसको ख़त्म नहीं करते। अब ये किताबें बिल्कुल चेंज नहीं की इन्होंने, मतलब गवर्नमेंट ने, इसमें क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। ऐसा ही लेखक करते थे। तो लेखक भी अपनी किताबों में क्या करते थे, पहले वाले मूल वृत्तांत जो होता था उसमें संशोधन करते रहते थे, नई चीज़ें ऐड कर देते थे, कुछ रिमूव कर देते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, अंडरलाइन कर लेना, 14वीं शताब्दी के अंदर इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। मतलब जो अपना वृत्तांत लिखा था, जो भी अपने बारे में जो भी बातें उसने लिखी थी,
वो पहली बार कब लिखा था? 1356 में। और फिर कब लिखा? दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा गया। दोनों में अंतर है, और दोनों में क्या है? अंतर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया? संशोधन हो गया। संशोधन का मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो गया होगा, कुछ रिमूव हो गया था। अब यही इस पुस्तक से ही मान के चलो। अब ये पुस्तक अगर मेरे पास काफ़ी साल पुरानी है ना, तो आज इसमें जो रिकॉर्ड दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेज होती हैं, चेंज हो जाता है, बदल जाती हैं, तो वो चीज़ें इसमें ऐड नहीं होगी, तो नई बुक में वो ऐड हो गई। तो इस तरह से समय के हिसाब से इनके अंदर भी बदलाव किया जाता है। तो संशोधन वर्ड जो है बेटा, मैं उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज़ में बदलाव करना, ठीक है। मूल जो रूप होता है उसमें बदलाव कर देना, उसमें कुछ नया जोड़ना या उसमें से कुछ कम करना, वही क्या होता है? संशोधन होता है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। अब देखो, हमारे जो उन इतिहासकार थे, जो हिस्टोरियंस हैं, उनके पास जो नॉलेज थी, जो जानकारी थी, वो किसकी थी? दूसरे वाले की थी, पहले वाले की नहीं थी। कब तक? 1971 तक। फिर ये कब मिली? जो ये वाली थी, जो 1356 में बनाई थी, ये मिली जब पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा हुआ था। क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है ना, ये पहले वाला, ये कहीं दबा हुआ था। बाद में ये कहीं से निकल के सामने आया, पता चला कि एक और है जो इससे पहले लिखा गया है, तब जानकारियाँ ज़्यादा और बढ़ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक जो आपको रीड करना है। इसके अलावा बेटा आपको क्या करना है? अपने आप इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कुछ रीड करने हैं। लगभग आप 5 या 6 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या करोगे? सिर्फ रीडिंग करनी है, मेमोराइज नहीं करना उनको। एक छोटी सी पिक्चर दी गई है यहाँ पर, देखिए ये पिक्चर दी गई है। एक तो पिक्चर ये है और एक पिक्चर ये है। अब इनमें क्या कहता है? चित्र लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। अब देखो, लिखने की अलग अलग शैली होती है, सब अपने तरीके से लिखते हैं। अब कई इंग्लिश के जो राइटिंग में लिखते हैं वो कर्सिव लिखते हैं, कई नॉर्मल राइटिंग में लिख देते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है? दिक्कतें आ जाती हैं। तो फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि क्या होती है? सुंदर लिखाई वाली लिपि होती है, बाईं ओर से शुरू की जाती है, में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। मतलब धारा प्रवाह मतलब बिल्कुल कंटिन्यू फास्ट लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। जो फारसी और अरबी जानते हैं ना, वो तो इस लिपि को अच्छे से पढ़ पाते हैं, ठीक है। उसके बाद है शिकस्त लिपि, दाईं ओर। जो शिकस्त लिपि होती है वो दाईं ओर से की जाती है, अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन होती है। मतलब संक्षिप्त मतलब उसका रूप थोड़ा छोटा होता है, और सघन मतलब बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, और कठिन भी होती है, ठीक है। जो दाएं का मतलब क्या है? लेफ्ट से। हम तो देखो कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। अब ये बुक देखो ऐसे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हम अरबी या फारसी की जो बुक्स पढ़ेंगे ना, उनको हम ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे, ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसे जाएंगे, मतलब लेफ्ट, हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे का। इसमें कुछ और थोड़ा सा पिक्चर दिया गया है, एक और पिक्चर दी गई है। ये देखिए, ये पिक्चर जो दी गई है, ये एक लघु चित्र है, चित्र की प्रतिकृति है, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार 10.5 सेंटीमीटर गुना में 7.1 सेंटीमीटर है। मतलब ये फ़ोटो का साइज़ है। हम देखो जो फ़ोटो बनवाते हैं घर पे फ्रेम के लिए, तो फिर जब हम फ़ोटो बनवाते हैं, तो फ्रेम बनवाते हैं फ़ोटो के लिए, तो फोटोग्राफर या फ्रेम बनाने वाला हमसे पूछता है कि आपका फ़ोटो का साइज़ क्या है। तो देखो ये फ़ोटो का साइज़ बताया गया है, 10.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.1, मतलब ये उसकी लेंथ है और ये उसकी ब्रेथ है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। तो मिनिएचर या लघु चित्र का मतलब क्या है? एक छोटे आकार का चित्र, मतलब एक छोटे आकार के चित्र को लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। मतलब ऐसे लघु चित्र क्यों बनाए जाते थे? ताकि जो पांडुलिपियाँ हैं उनमें जो पांडुलिपियों में स्पष्टता प्रदान कर दे, ताकि उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें स्पष्ट हो जाए, ठीक है, जो लिखा जा रहा है जो भी है। इसलिए ऐसे ऐसे चित्र डाले जाते थे, क्योंकि चित्रों से भी तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। जैसे अभी हमने इतनी बातें पढ़ी और ये चित्र देख लिया, तो हमें ये तो टॉपिक थोड़ा सा समझ में आया ना। अब राइटिंग के बारे में, हम पांडुलिपियों के बारे में पढ़ रहे थे, देखो हमने यहाँ से थोड़ा सा लिपि के बारे में फारसी और अरबी के देख ली, तो यहाँ से हमें थोड़ी नॉलेज होगी। उसके बाद
ये इतने सुंदर होते हैं कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। मतलब ये इतने सुंदर होते थे चित्र कि जो पांडुलिपि होती थी ना उसमें से कटिंग करके इनकी निकाल के और उसको बेचते थे। आज के समय में ना अगर ऐसा ओरिजिनल चित्र मिल जाए तो वो मैं कहता हूँ लाखों या करोड़ों में बिक सकता है, अगर ओरिजिनल मिल जाए। उसका कारण क्या है बेटा, जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जो ओल्ड हिस्ट्री से जुड़ी हुई होती हैं, तो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं जो बहुत ही पुरानी होती हैं, तो उनको जब बेचा जाता है तो वो काफ़ी महंगी बिकती हैं। आगे इसमें एक छोटा सा कागज़ का मूल्य के बारे में बात हुई है। यहाँ दो प्रसंगों की तुलना करनी है हमें। 13वीं सदी के मध्य एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। मतलब एक विद्वान को क्या चाहिए थी, एक पुस्तक थी, उसकी कॉपी चाहिए थी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। देखो अब उसने क्या किया, उसके पास पैसे तो थे नहीं, मतलब इतने मतलब क्या था, उसके पास कागज़ नहीं था, तो उसके पास जो एक पुरानी रफ नोटबुक पड़ी थी, जो उसके मतलब बुक पड़ी थी पांडुलिपि जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी, उसको धुलवा दिया और उस पर नया उसको सुखा दिया फिर, और उसके अंदर क्योंकि ये जो इंक होती थी ये धुल जाती थी एक तरह से अगर पानी वगैरह लग जाता है। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आप उसकी किस्मत अच्छी होती कि दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर दे देता। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर दे देता। तो कागज़ अब अधिक महंगा था, कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में। अब देखो यहाँ कह रहा है कि 13वीं शताब्दी के अंदर क्या दिख रहा है हमें, 13वीं शताब्दी में ये पता चल रहा है कि वो बहुत ही उसने क्या किया, उसी को रीयूज़ कर लिया तो मतलब क्या हुआ, महंगा था, इसीलिए उसने उसकी धुलाई कर दी ना, महंगा होगा, वरना वो और कागज़ खरीद सकता था। उसके पास कागज़ नहीं था, चलो कमी थी, बाज़ार से खरीद सकता था लेकिन पैसा कम था, मतलब कागज़ महंगा था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो कागज़ है वो इतना सस्ता हो गया कि लोग अब उसको किताब मतलब जो हम सामान खरीदते ना, कई बार जैसे हमने जलेबी वगैरह खरीद लेते हैं रेडी वगैरह से और वहीं खाते हैं, तो वो क्या करते हैं न्यूज़पेपर में या किसी पेपर में रखे होते हैं। कुछ एनवलप आते हैं जो कुछ एनवलप होते हैं जिनमें हमें सूखा सामान लेकर आते हैं, सूखी जैसे दाल वगैरह डालकर दुकानदार दे देते हैं, तो वो भी किससे, न्यूज़पेपर या किसी बुक के उससे बना हुआ है। तो यही कह रहा है कि एक सदी ऐसी थी जिसमें कागज़ कम पड़ गया तो पुरानी किताब को धो डाला और उस पर लिखवा दिया गया, और एक सदी ऐसी है कि कागज़ इतना सस्ता हो गया कि अब उसको लोग खाने पीने की चीज़ें उसके ऊपर रख के दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक इतिहासकार और उनके स्रोत। इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से इतिहासकार अलग अलग स्रोतों का यूज़ करते हैं। हमने इसमें पांडुलिपियों को पढ़ने और उनको लिखने में आने वाली समस्याओं के बारे में पढ़ा। तो आपको ये सब वर्क करना है और 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रीड करने हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।